गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 7th क्लास के मैथ के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक की बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, पहला जो चैप्टर है उसके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं ये। तो पहला प्रश्न है 77/-44 यानी 77/-44 को मानक रूप में लिखते हैं। तो इसका जो मानक रूप है वो हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें ये 7/-4, दूसरा ऑप्शन है 4/7, तीसरा ऑप्शन है 7/4 और चौथा दे रखा है -7/5। तो इसमें सही कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मानक रूप का मतलब बच्चों ये होता है कि हमें इसको काटना है और काटने के बाद ऐसी संख्या लेके आनी है फिर वो किसी से न कटे। तो अब देखेंगे इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग चला जाए। तो 11 से 77 को काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा, 11 से 77, और 11 का भाग देंगे -44 में तो भाग जाएगा 4 बार। तो ये आ गया 7/-4। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो ये हो गया इसका मानक रूप। अब देखेंगे ऑप्शन में ये कौन सा दे रखा है 7/-4, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब दूसरा सवाल दे रखा है हमें कि x/6 बराबर 7/-3 तब x का मान होगा। इसमें हमें x का मान निकालना है। तो विकल्प दे रखा है, पहला विकल्प 6, दूसरा विकल्प दे रखा है -21, तीसरा दे रखा है -14 और चौथा दे रखा है -10। तो बच्चों क्या करेंगे इसमें हम कि x/6 बराबर 7/3, 6 जो है x के साथ भाग में दे रखा है तो इसे बराबर के इधर ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये भाग में दे रखा है तो गुणा में पहुँच गया, ये हमने गुणा में लिख दिया। अब 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा, माइनस से माइनस आ गया। तो कितना आ गया x बराबर 7 गुणा -2, x बराबर 7 गुणा -2, 7 दूनी 14, तो माइनस लगा माइनस भी आ जाएगा, तो x का मान हो गया -14। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन में दे रखा है -14, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। तीसरा सवाल दे रखा है बच्चों में -2/3, 0, -4/5 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। अब बच्चों इसमें 3 संख्या दे रखी हैं, -2/3, 0 और -4/5। अगर इन संख्याओं को हम ध्यान से देखें तो ये संख्या माइनस की, ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों हमें केवल ये ध्यान रखना है इसमें कि प्लस वाली जो संख्या होती है वो माइनस वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है। अब ये 0 है और ये संख्या दोनों माइनस की, तो 0 जो है इन माइनस वाली संख्याओं से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि इसका नियम क्या है, ये दे रखा है धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो धनात्मक कौन सी है इसमें 0, तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 0, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला दे रखा है हमें चौथा कि निम्न में से ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या। अब माइनस वाली संख्या को इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सी संख्या माइनस की है। अब माइनस वाली संख्या में माइनस होना चाहिए, तो इसमें माइनस लगा हुआ है, इसमें भी माइनस लगा हुआ है, दो संख्या में माइनस लगा हुआ है। अब इसमें से सही उत्तर कौन सा है ये हमें पहचानना है। अब ये दो संख्या तो प्लस की हैं तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा उत्तर सही हो नहीं सकता क्योंकि ऋणात्मक पूछ रहा है और ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या, तो इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो इन दोनों में सही उत्तर कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो बच्चों अगर इसे देखें तो यहाँ पे हम माइनस से माइनस काट देंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये संख्या प्लस वाली बन जाएगी, तो ये तो उत्तर हमारा गलत होगा क्योंकि ये तो प्लस वाली बन जाएगी, तो इसमें केवल एक माइनस है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये संख्या कौन सी है, माइनस वाली संख्या है यानी ऋणात्मक संख्या है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। तो बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जो 4 विकल्प दे रखे हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम सेकंड चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं। तो पहला ही सवाल दे रखा है -5/9 में क्या जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो, यानी -5/9 में क्या जोड़ दें हम कि हमें 1 प्राप्त हो। तो जो हमें जोड़ना है वो हमें निकालना है, किसमें क्या जोड़ें। अब ऑप्शन में दे रखे हैं -5/9 जोड़ना है, दूसरा ऑप्शन में -4/9, तीसरे में 14/9 या 9/14, इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे
कि हमें पता नहीं तो मान लेते हैं इसमें कि माना जुड़ने वाली संख्या कौन सी क्या है एक्स। इसमें हम क्या मान लें कि इसमें हम एक्स जोड़ दें। अब जो एक्स का मान निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम अब हमें करना है। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि -5/9 में क्या जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो। तो हमें एक्स मान लिया तो इसमें हमने एक्स जोड़ दिया। -5/9 प्लस एक्स बराबर कितना प्राप्त हो रहा है हमें 1। अब ये जो संख्या है -5/9 ये किसकी माइनस की, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इसे हम बराबर के इधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है प्लस वाली संख्या, यानी माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है बराबर के दूसरी तरफ, और प्लस वाली माइनस वाली प्लस की, गुणा वाली भाग की और भाग वाली गुणा की। तो ये संख्या माइनस की है तो इसे हम बराबर के दूसरी तरफ लेंगे तो माइनस की जगह क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पर 1 दे रखा है और ये दे रखा है 5/9। अब इसके नीचे 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका इसमें हम गुणा कर देंगे 9 एकम 9, और इसमें हम कितना जोड़ देंगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो इसे जोड़ देंगे। तो 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने पहले 9 पहुँचा दिया, 9 एकम 9 तो 9 + 5/9, 9 और 5 कितने हो गए 14, तो 14/9 एक्स का मान आ गया हमारा 14/9, यानी 9 का इसमें गुणा किया, 9 एकम 9 गुणा कर दिया तो ऊपर आ गया 9। गुणा करने के बाद ये 9 दोनों के नीचे आ जाएगा, यानी दोनों के नीचे लाइन की 9 नीचे लिख दिया। यहाँ पर हम एलसीएम के तरीके से कर लो, जैसे कि हमने यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पे 9 है तो 1 का 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे नीचे हमने जो 1 मानेंगे उसका हम 9 में भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगा, और 9 का गुणा कर देंगे हम 1 में तो 9 एकम 9, 9 का 9 में भाग देंगे 1 बच जाएगा, 1 का इसमें गुणा कर देंगे 5 में तो 5 एकम 5, 9 और 5 कितने हो गए 14, और 14/9 तो एक्स का मान कितना हो गया 14/9। तो अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कहाँ दे रखा है 14/9 ये दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब करेंगे बच्चों हम सेकंड सवाल। इसमें दे रखा है -3/4 और 5/6 का अंतर बताइए। अब इसमें अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में क्या लगाना है माइनस, यानी ये माइनस की भिन्न बन जाएगी। -3/4 और घटाने की बात कर रहा है तो इसमें माइनस लगा देंगे 5/6 का अंतर कितना होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है -19/12, पहला ऑप्शन -19/12, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 19/12, तीसरा ऑप्शन है 1/12 और चौथा है 8/12। अब हमें यानी कि ये भिन्न अब बन गई माइनस की, क्योंकि अंतर की बात कर रहा है तो बीच में माइनस लगा देंगे। तो 3/4 -5/6। अब 4 का और 3 ये क्या दे रखा है अंश बटे हर, ये अंश 3 और हर 4, तो हर जो दे रखे हैं 4 और 6 इनके हम क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे लसा, और एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी एलसीएम क्या होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों से भाग चला जाए। तो 12 ही ऐसी संख्या है जिसमें दोनों से भाग चला जाएगा, यानी छोटी से छोटी। तो 4 × 12 3 बार भाग जाएगा, 3 का कर देंगे इसमें गुणा, 3 रख के 9 माइनस के, फिर 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार भाग जाएगा, 2 का कर देंगे 5 में गुणा, 5 दूनी 10। अब -9 और -10 दोनों ही संख्या माइनस के, दोनों को हम जोड़ देंगे चिन्ह माइनस का आएगा। -10 और -9 कितना जो -19, यानी माइनस वाली संख्या को जोड़ देते हैं तो चिन्ह भी माइनस का ही आता है। जैसे प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं तो प्लस का आता है, माइनस वाली संख्या को जोड़ देंगे तो माइनस आएगा। तो -19/12, तो इसमें क्या ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है हमारा -19/12, ये हमारा सही होगा। अब बच्चे करते हैं हम तीसरा सवाल, जिसमें हमें दे रखा है -6/5 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसमें योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है -6/5, दूसरा 6/5, तीसरा 5/6 और चौथा दे रखा है -5/6। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए बताते हैं। यानी कि इसका क्या पूछा योगात्मक प्रतिलोम। तो बच्चों किसी संख्या का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसमें क्या करते हैं, जिस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है उसका हम चिन्ह बदल देते हैं बस। जब इसमें -6/5 दे रखा है तो इससे चिन्ह बदल देंगे, यानी माइनस का क्या हो जाता है प्लस का हो जाता है, यानी प्लस का हो से माइनस कर दो, माइनस का हो से प्लस कर दो, केवल माइनस प्लस का बदलाव करते हैं। तो ये -6/5 दे रखा है तो इससे हम क्या कर देंगे 6/5, ये माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे इसमें, तो 6/5 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 6/5 कहाँ दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन सही है 6/5। इसमें तो माइनस लगा हुआ है तो ये नहीं होगा, हम चिन्ह बदल देंगे तो यानी माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 6/5, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चौथा सवाल में क्या दे रखा है -9/15 और 1 का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन पहला 9,
दूसरे ऑप्शन में 15/9, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 9/15 और चौथा दे रखा है 1। तो बताओ तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है सही होगा। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं कैसे सही होगा कि माइनस के 9/15 और 1 का गुणनफल, यानी किसी संख्या में अगर 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। अगर 1 का गुणा हम -9/15 कर देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी संख्या रहेगी। तो इस माइनस के 9/15 इसका उत्तर रहेगा। अब इसमें देखते हैं तीसरा ऑप्शन में दे रखा है माइनस के 9/15, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 9/15, ये हमारा विकल्प सही है। अब करते हैं 5वां सवाल। इसमें पूछ रहा है माइनस के 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। पहले बच्चों ने क्या देखा था, योगात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस वाली संख्या को प्लस बना देते हैं, प्लस वाली संख्या को माइनस बना देते हैं। अब इस यहाँ पे आ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। माइनस के 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का बच्चों क्या नेम होता है। और बच्चों ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योगात्मक प्रतिलोम वाला और गुणात्मक प्रतिलोम वाला। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या को हम पलट देते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, यानी अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। तो इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे इसका। तो इसका जब पलट देंगे संख्या को, 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। तो 3/2 माइनस के 3/2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 3/2 वो भी माइनस का चिन्ह वही रहेगा, संख्या पलट जाएगी, 3 ऊपर 2 नीचे। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसके विकल्प भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब देखेंगे हम तीसरा चैप्टर। तो बच्चों तीसरा चैप्टर है परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम करेंगे। पहला दे रखा है हमें, निम्न में से शांत दशमलव भिन्न है। शांत दशमलव भिन्न इसमें देख रहा है। अब शांत दशमलव भिन्न कैसे पहचानेंगे हम। तो शांत दशमलव भिन्न क्या होती है कि ये हमें संख्या दे रखी है, अगर इस नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग दें तो पहली बात तो भाग पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट के बाद जो अंक आएंगे वो निश्चित अंक आएँ, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक आए, 3 अंक आए, 4 अंक निश्चित आए तो शांत दशमलव है। अगर पॉइंट के बाद अंक चलते ही जाएं, आते ही रहें, अंक चलते ही रहें, तो वो होता है अशांत। तो इसमें शांत क्या है, तो हमें क्या करना है, बिना भागते हुए पहचानना है। तो उसका क्या नियम है कि अगर हम शांत में क्या होता है कि अगर हर का हम अभाज्य गुणनखंड करें और उसके अभाज्य गुणनखंडों में अगर हमारा कितना हो 2, अभाज्य गुणनखंड में अगर कितना है 2 हो और 5 हो, 2 हो 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। अगर हम हर यानी नीचे वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें तो अभाज्य गुणनखंडों में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। 2 कितनी बार हो सकता है, 5 भी कितनी बार हो सकता है, 2 और 5 दोनों में कितनी बार हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। या तो अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो दशमलव जो शांत दशमलव है। अगर 2 और 5 के अलावा अगर और कोई संख्या आती है तो फिर वो क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो देखते हैं, इसमें 7 दे रखा है, ये नहीं होगा शांत। इसमें 3 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। इसमें 8 दे रखा है। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी हमारा 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 बार आया लेकिन 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3/8 है वो हमारी शांत दशमलव भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/8। अब बच्चों देखते हैं हम दूसरा सवाल। निम्न में से अशांत दशमलव भिन्न है। अशांत कौन सी होगी, जो 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रही होगी वो हो जाएगी अशांत। तो इसमें 3 आ रहा है तो यही अशांत हो जाएगी। इसमें 5 आ रहा है, 5 इसमें है, 5 इसमें, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है। इसमें 3 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगी, अशांत। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल कि 1/4 को दशमलव भिन्न में लिखते हैं, यानी 4 का अगर हम 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा इसमें से।
तो 4 का अगर 1 में हम भाग दे दें तो कितना आ जाएगा। 4 का हम 1 में भाग देंगे तो पहले तो भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। फिर 4 दूनी, दूसरी अलग से करके दिखाता हूँ तुम्हें मैं। अगर हम 1 में भाग देंगे हम कितने से, 4 से, तो भाग जाएगा नहीं, पहले तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 10 में से हम 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। पॉइंट लग ही रहा है, एक बार पॉइंट लगा देंगे, कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पॉइंट लग रहा है तो हमने 0 बढ़ा लिया। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 पंजे 20, भाग हमारा चला गया, यानी पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं हम, तो इसका उत्तर आ गया 0.25। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें 0.25, इसमें 0.025 है, इसमें 0.25, यही हमारा उत्तर सही है, क्योंकि यही हमारा आया था 0.25, तो 0.25 यानी दूसरा विकल्प हमारा सही है। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। इसमें चौथा सवाल है, इसमें 1.5 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी इसे परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे हम। पहला ऑप्शन दे रखा है 3/2, दूसरा दे रखा है 2/3, तीसरा दे रखा है कितना 4/5, चौथा दे रखा है 1/5। तो परमेय संख्या यानी p/q के रूप में, यानी अंश बटे हर के रूप में बनानी है ये। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका हम पॉइंट बढ़ा दें, मतलब पॉइंट कितने, 1 अंक बाद पॉइंट दे रखा है, तो 1 अंक बाद पॉइंट दे रखा है, तो नीचे हम 1 के बाद एक 0 लिख लेंगे, यानी 10 लिखेंगे, तो पॉइंट इसका हट जाएगा। यानी कि ये दे रखा है हमें 1.5। अगर इसका हमें पॉइंट हटाना है तो कितना हो जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट, 1 0 लगा देंगे हम 1 के बाद। अगर 2 अंक बाद होता तो 1 के बाद 2 0 लगा देते। तो क्या करते हैं हम, पॉइंट हटा के हमने 0 बढ़ा दिया, यानी 10 कर दिया, तो ये वही पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हट गया, अब परमेय संख्या बन गई, लेकिन इसे हम कटे जाएगी तो हम काट देंगे। तो 15/10 किसी से कटेगा, 5 से कट जाएगा दोनों, तो 5 से काट देंगे, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 3/2। तो ये आ गई हमारी परमेय संख्या, यानी p/q के रूप में। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कितना आया है 3/2, 3/2 पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों ये वाले चैप्टर जो दे रखा है उसके बहुविकल्पी जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हम सबको सॉल्व कर लिया है। अब करेंगे हम आगे वाले चैप्टर के विकल्पों को। तो बच्चों ये चौथा चैप्टर है घातांक, इसके हम बहुविकल्पी प्रश्न जो दे रखे हैं इसे हम सॉल्व करेंगे। पहला ये प्रश्न जो दे रखा है हमें x⁴m गुणा x⁴n बराबर है, इसमें से किसके बराबर है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है x⁴m -1, और सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है दूसरा विकल्प x⁴m + n, तीसरा है x⁴mn और चौथा है mn⁴x। अब बच्चों ये घातांक के नियम में क्या होता है कि गुणा में दो संख्याएं हों और दोनों के ऊपर घात लगी हो, यानी पावर लगी हो। तो यानी कि ये x⁴m, यानी x इसका आधार है, इसकी घात m है। यहाँ पे आधार कितना है x और घात कितनी है n। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों संख्याएं क्या हैं, समान है, यानी इस दोनों संख्याओं में जो आधार है, यानी नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं आधार, और ऊपर वाली को बोलते हैं घात। अगर दोनों संख्याएं समान हैं और गुणा में हैं तो उनकी घातों क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है x है, यहाँ भी x है, यानी कि इसके आधार समान है और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो दोनों आधारों में से कोई एक आधार ले लेंगे और ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा x⁴m + n। अब इसमें देख लो, यहाँ पे m - n है, यहाँ x⁴m + n, यानी ये उत्तर हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में दे रखा है, यहाँ पे m n दोनों दे रखे हैं। हमारा नियम क्या है कि दोनों आधारों में से कोई एक आधार, यानी दोनों x में से मैंने x ले लिया और घाता को हम जोड़ देंगे तो m + n हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अब करेंगे हम दूसरे में क्या दे रखा है x⁴m भागित x⁴n। अब इसका उत्तर क्या होगा, अब ऊपर वाले में तो गुणा का चिन्ह था, इसमें भाग का चिन्ह है। तो भाग का नियम क्या होता है कि अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हों तो क्या करते हैं, दोनों आधारों में से एक आधार ले लेंगे और उसके ऊपर इन घातों क्या कर देंगे, घटा देंगे, पहली घात में से दूसरी घात को घटा देंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा x⁴m - n। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ये दे नहीं रखा है x⁴m - इसमें नहीं है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट हमारा सही है। इसमें दे रखा है x⁴m - n,
यानी बीच में घात लगा, बीच में अगर भाग का चिन्ह हो और आधार समान हो, घातें अलग अलग हों, तो क्या कर देते हैं हम कि दोनों आधारों में से आधार ले लेंगे और पहली घात में से दूसरी घात को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही। अब करते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है हमें कि x की पावर m और उसकी भी पावर दे रखी है n। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है x की पावर m माइनस एन। सेकेंड जो ऑप्शन है उसका दे रखा है x की पावर m प्लस एन और x की पावर m n, और यहाँ तीनों गुणा में x गुणा m गुणा n। अब इसका नियम देखते हैं कि जब कोई संख्या दे रखी है उसकी ऊपर घात दे रखी है और उसके ऊपर एक और घात हो, डबल घात हो, तो क्या करते हैं, घात का घात में गुणा कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। तो m का गुणा कर देंगे n में, m गुणा n, ये x के ऊपर हो जाएगा m n। अब x के ऊपर m n तीसरा ऑप्शन में दे रखा है, x के ऊपर m n। न तो इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे न माइनस का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का चिन्ह होता है, यानी दोनों को m n लिख देंगे। तो x की पावर m n, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब करते हैं हम चौथा सवाल। इसमें क्या दे रखा है, a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर है। अब यहाँ पे हमारा नियम चेंज हो गई, यहाँ पे आधार जो दे रखे हैं वो अलग अलग हो गई, पहले समान थे अब अलग अलग, लेकिन घात हमारी क्या है, बराबर हो गई, समान हो गई। पहले उल्टा था, आधार समान थे घातें अलग अलग थी, अब आधार अलग अलग हैं घातें समान हैं। तो क्या करेंगे हम, अब हम जब इसके ऊपर भी m है इसके ऊपर भी m है, दोनों के ऊपर समान है, तो दोनों के ऊपर एक ही घात लगा लेंगे हम, क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही घात है, यहाँ भी m यहाँ भी m, तो दोनों का गुणा कर लेंगे और ऊपर लगा देंगे हम केवल एक m। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ab की पावर m। तो देखते हैं ab, ये दे रखा है ऑप्शन ab की पावर m, क्योंकि दोनों घातों में से मैंने एक घात ले ली और इन दोनों गुणा कर दिया, ab की पावर m। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये सारे घातांकों के नियम हैं, उसे ध्यान से पढ़ लेना, और ये नियम ही है, यही नियम ही है, ये अलग नहीं है कुछ, घातांक के नियम है ये। तो ये हमने बताए हैं। तो चार ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बच्चों ये दे रखा है पाँचवा नियम हमारा, 7 की पावर 0 बराबर है। अब पहला ऑप्शन दे रखा है 7, दूसरा दे रखा है 0, तीसरा दे रखा है 1 और चौथा दे रखा है 70। कौन सा सही होगा। तो बच्चों इस चीज़ का नियम ये होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर उसकी घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या दे रखी हो, 7 8 9 10, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात जो है 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, 1 इसका उत्तर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 8 बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, आधार कैसे हैं, समान, घातें कैसी हैं, अलग अलग। तो दोनों घातों में से एक दो घात ले लेंगे, यानी एक तो 3 आ जाएगा, और दो जब दो आधार समान हो और घातें अलग अलग हों और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो क्या करेंगे, घातों को हम जोड़ देते हैं। दोनों आधारों में से एक आधार ले लेंगे, यानी 3 गुणा 3, इनमें से कोई भी एक संख्या ले लेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, 3 के ऊपर 13, यानी 3 की पावर 13 हो जाएगा। तो देखते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 13, 3 की पावर -3, 3 की पावर -13, तो केवल ये हमारा ऑप्शन सही है दूसरा, 3 की पावर 13, 8 और 5 13, 13 आ गया, और दोनों आधारों में से मैंने एक आधार ले लिया, तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों जो चौथा जो चैप्टर था उसके विकल्पों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पाँचवें चैप्टर पर। तो बच्चों ये हमारा पाँचवा चैप्टर जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। इसके केवल विकल्पों को मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने इसके जो सवाल दे रखे थे वो सभी सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में केवल मैं विकल्पों को सॉल्व करा रहा हूँ, एक चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक। तो जो पाँचवा चैप्टर है उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है p गुणा p गुणा p गुणा p डॉट डॉट n तक, यानी जो p आ रहा है वो कितने कहाँ तक आ रहा है, गुणा कहाँ तक हो रहा है, n तक हो रहा है। 5 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी p कितनी बार है, यानी n बार आ रहा है p जो गुणा में आ रहा है, p गुणा p गुणा p गुणा p, ऐसे डॉट डॉट चल रहा है, यानी कितनी बार तक, n बार तक को घातांकीय रूप में लिखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों इसमें क्या करते हैं, कोई मतलब जो p दे रखा है कितनी बार है, n बार, तो इसको गिन के इसके ऊपर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मान ले p गुणा p होता तो p के ऊपर 2 लिख देते, 3 बार होता तो p के ऊपर 3 लिख देते। यहाँ पे कितनी बार है, n बार, तो p के ऊपर लिख देंगे हम n, तो p के ऊपर n, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है।
अब करते हैं हम दूसरा सवाल। 9x/y में आंकिक गुणांक होता है। आंकिक माने अंक क्या है इसमें? अंक है हमारा केवल 9। यानी कि दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक होती हैं चर संख्याएं, एक होती हैं अचर संख्याएं। तो x/y चर है और ये है हमारा अचर। तो आंकिक माने अंक, अंक कौन सा है इसमें? केवल 9 है। तो 9x/y में आंकिक गुणांक है, आंकिक कौन सा है? केवल 9। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरे में क्या दे रखा है? 2x² कॉमा -4x³ तथा 3y² का गुणनफल होगा। यानी अगर तीनों संख्याओं गुणा कर दें तो क्या आएगा? तो ठीक है बच्चों, करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि पहले हम संख्याओं का संख्या गुणा करते हैं। यहाँ पर संख्या कितनी है? 2। यहाँ पर संख्या कितनी है? 4। यहाँ पर संख्या कितनी है? 3। 2 का गुणा हम 4 में कर दें तो कितना हो जाएगा? 8। 8 का गुणा कर दें हम 3 में तो 8 × 3 = 24। तो 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 24 है। 24 24 24। अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। तो प्लस का यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है। ठीक है। अब क्या आ रहा है? यहाँ पे x, यहाँ पे x, y। तो x और x, तो पहले तो 24 आएगा, फिर x के ऊपर कितना आएगा? यहाँ x के ऊपर 2 है, यहाँ x के ऊपर 3 है, तो x के ऊपर आ जाएगा 5। यहाँ पे x के ऊपर 5 नहीं है, तो ये गलत होगा, ये नहीं होगा। यहाँ x के ऊपर 5 है, ये भी, और यहाँ भी x के ऊपर 5 है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? देखते हैं। अब x के ऊपर 5 हो गया। अब y के ऊपर 2, यहाँ y के ऊपर 2 है नहीं है, यहाँ y के ऊपर 2 है। ये y की पावर 5, वो x की पावर 5, y की पावर 2 और 24। यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। यानी कि 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8, 8 × 3 = 24, 24 हो गया। x के ऊपर 2 और y के ऊपर कितना है? 3। यानी x की पावर 2, y की पावर 3, पावर को जोड़ देंगे यानी घात को जोड़ देंगे, 3 और 2 5, x के ऊपर 5 ये हो गया, केवल y बचा, y के ऊपर 2 ये आ गया। यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब करते हैं चौथा। निम्न में से समान पद है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से समान पद देखना है हमें। तो पहला देखते हैं AB कितने हैं? 2। यहाँ पे क्या है? AB² A²B²। यहाँ समान पद नहीं है क्योंकि यहाँ B जो दे रखा है अकेला है या 2 बार दे रखा है। यहाँ B कितनी बार दे रखा है? यहाँ 2 बार। यहाँ A 1 बार दे रखा है, या B कितनी बार है? 2 बार। तो ये समान नहीं है। दूसरा देखते हैं y²z। यहाँ x³ और फिर yz। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ y दे रखा है, z दे रखा है, यहाँ पे yz है ही नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पद समान नहीं, एक जैसे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तीसरे ऑप्शन में xy। यहाँ भी xy है, ये भी xy है, ये भी xy। ये कितने xy हैं? 3। यहाँ भी कितने xy हैं? 5। ये कितने xy हैं? 1। यानी संख्याओं, जो संख्या आगे दे रखे हैं उनसे मतलब नहीं है, ये पद पीछे दे रखे हैं चर संख्याएं, वो समान है, वो समान है, तीनों में है। यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, यहाँ भी xy। तो इसमें पद समान है। बाकी इसमें a भी दे रखा है और यहाँ पे b अकेला है, या B² 2 बार दे रखा है। तो इन्हें पहला गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा, या तीसरा बना हुआ सही होगा क्योंकि इसमें xy और xy। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर समान होता, AB आता तो हमारा ये समान हो जाता। यानी समान आना चाहिए। जैसे यहाँ पे xy आया, ऐसे यहाँ पे भी अगर समान होता। संख्या आगे की अलग अलग हो सकती है, लेकिन लास्ट की जो चर संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। आगे वाली संख्या को क्या बोलते हैं हम? अचर संख्याएं। यानी कि संख्या 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है चर और एक होती है अचर। अचर संख्याओं में क्या आता है? जितनी भी संख्याएं होती हैं गिनती के प्रयोग में आती हैं, वो सभी क्या होती हैं? अचर संख्याएं। 1 2 3 4 5 डॉट जितनी भी संख्या हैं वो क्या होती हैं? अचर होती हैं। चर में क्या आता है? चर में आता है x y z, यानी जितनी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी के जो अक्षर हैं वो सब किस में आते हैं? चर में। यहाँ पर हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हैं क ख घ, यानी ये जो अक्षर आएंगे इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। ये अपने आप में निश्चित मान है। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 ये इसकी निश्चित वैल्यू है। लेकिन इनकी वैल्यू कोई निश्चित नहीं है। इसमें क्या है? हम गणित के सवाल करते हैं, उसमें मानते हैं कि माना इसका क्या है? x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं। ये इसकी वैल्यू निकल के आती है। कितनी वैल्यू निकल के आ सकती है? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। यानी इनका मान अनिश्चित है। ये अनिश्चित संख्या है और ये निश्चित संख्या है। तो जो निश्चित होती हैं, जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, वो होती हैं अचर, और बाकी ये संख्याएँ कैसी हैं? चर। तो चर और चर में ये हमारा हो गया अंतर। तो बच्चों ये सवाल
ये जो विकल्प 4 विकल्प हैं 5वें चैप्टर में, ये पूरे ख़त्म कर दिए मैंने, समझा दिए हैं। तो बच्चों इन सभी विकल्पों को क्या करना है, आपको समझ के तैयार करना है, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप इन सवालों का रिवीजन करें, नोटबुक में नोट करें और फिर इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।